हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओलिवेटनी विजडम। दोस्तों, बायोसिक्योरिटी लाइवस्टॉक या पोल्ट्री फार्मिंग में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और जो लोग बायोसिक्योरिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जाहिर बात है उन्हें उसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है। उनके यहाँ कम बीमारियाँ आती हैं, खासकर इन्फेक्शियस डिजीज़ के आउटब्रेक्स कम होते हैं। और जो लोग बायोसिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो उन्हें बीमारियों के आउटब्रेक्स का मतलब ज़्यादा सामना करना पड़ता है। जैसे कॉक्सीडियोसिस है, गम्बोरो है, आईबी है, रानीखेत है, एलपीआई है। और कई बार ऐसा होता है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि वजह क्या है मोर्टलिटी की। तो थोड़ी थोड़ी करके मोर्टलिटी होती रहती है, एफसीआर ऊपर जाता रहता है। और भी सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे पुअर फीड क्वालिटी है, चूज़े की ख़राब क्वालिटी है। तो वो सब कंसंट्रेटेड हो जाते हैं और नुकसान को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो बायोसिक्योरिटी बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बायोसिक्योरिटी के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लोग कहते हैं, मतलब बात करते हैं। और ख़ासकर ये बात जब ज़्यादा की जाती है जब वायरल डिजीज़ के आउटब्रेक्स बढ़ते रहते हैं। तो पोल्ट्री पाठशाला के इस दूसरे एपिसोड में हम इस बायोसिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बायोसिक्योरिटी को समझना चाहें तो सिंपली इसे ऐसे समझा जा सकता है कि डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके और जो बर्ड्स होती हैं उनके बीच में एक सेपरेशन बना दिया जाता है, जिससे डिज़ीज़ वाले करने वाले जो पैथोजेंस हैं वो बर्ड्स तक ना पहुँचें। तो उस सेपरेशन को बेसिकली हम बायोसिक्योरिटी कहते हैं। आजकल के दौर में भी कोरोना जैसे चल रहा है इस टाइम, और केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसे समझ सकते हैं कि जैसे लॉकडाउन लगाया जाता है या कर्फ्यू लगाया जाता है, रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, ऑफिसेज़ बंद किए गए हैं। तो बेसिकली पर्पस ये होता है कि एक्सपोजर को हम कम कर दें। तो मकसद यही है कि पैथोजन के कांटेक्ट में बर्ड्स को ना आने दें। तो क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, इस चीज़ को जानना ज़रूरी होता है। अगर हम यहाँ पर उस पर्सपेक्टिव से देखें कि हम बिल्कुल ही बर्ड्स को पैथोजन से बचा सकते हैं या नहीं, तो उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे फार्म में या जिस जगह हम फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पर डिज़ीज़ का लोड या डिज़ीज़ कॉज करने वाले जो पैथोजेंस हैं उनका कितना लोड है, वो कितनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं कि जो प्रिवेंट आउटब्रेक्स को, डिज़ीज़ के आउटब्रेक्स को प्रिवेंट करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। तो वो हमें समझना होगा। तो एक कहावत है कि कहावत ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर पोल्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे लेकर आएँ और इसमें इकोनॉमिक आस्पेक्ट भी जोड़ दें, तो इसे कहा जा सकता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर एंड चीपर देन क्योर। क्योंकि ट्रीटमेंट में आप फिर खर्चा करना शुरू करते हैं जब मोर्टलिटी होती है या एफसीआर प्रॉपर नहीं आता है, तो ट्रीटमेंट में खर्चा को अवॉइड नहीं किया जा सकता है उस टाइम। तो वो महंगा भी पड़ता है और काफ़ी मतलब उसमें लेबर कॉस्ट भी इन्वॉल्व रहती है। तो हमें क्या है कि डिज़ीज़ की डायनेमिक्स को इसके लिए समझना पड़ता है कि बीमारी फैलती कैसे है। क्योंकि हमें ये बात तो समझ में आ गई है कि भाई जो डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे पोल्ट्री को बचाना है, लेकिन तो ये जानने के लिए हमें ये पता करना ज़रूरी होता है कि जो पैथोजेंस हैं जिनसे बीमारियां हो रही हैं इनके सोर्स क्या हैं, ये कहाँ से आते हैं फार्म के अंदर, जिससे मुर्गियां बीमार हो जाती हैं। तो पहला प्रिंसिपल इसका जो होता है, सिद्धांत होता है, उसे हम कहते हैं चेन एंड इन्फेक्शन प्रेशर। क्योंकि एक चेन होती है, माइक्रोब्स ऐसे ही नहीं है कि हवा में कहीं मतलब प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं से आता है उसका एक। तो पहला प्रिंसिपल क्या होता है, पहला प्रिंसिपल होता है चेन और इन्फेक्शन प्रेशर का। एक बात को समझना ज़रूरी है कि बीमारी करने के लिए सर्टेन नंबर ऑफ माइक्रोब्स का होना ज़रूरी है जो कि होस्ट के कांटेक्ट में आते हैं। उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड नंबर। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि जैसे कोविड का आप टेस्ट कराने जाते हैं तो आरटीपीसीआर बहुत ही सेंसिटिव एक टेस्ट होता है, वो पता लगा लेता है
कोई सिम्टम नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई भी कोरोना पॉजिटिव आ जाएगा। वो किस वजह से? तो क्योंकि हो सकता है उसने इनहेल किया हो, या तो मियर मतलब सिर्फ ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस को इन्फेक्शन नहीं कहा जाता है। इन्फेक्शन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म या जो भी पैथोजन है वो बॉडी के अंदर जाए, वहाँ पर जाकर वो बॉडी को यूटिलाइज़ करे, किसी तरीके से हार्म करे उसे, क्लिनिकली, सब क्लिनिकली, और सबसे ज़रूरी होता है उसके अंदर अपने आप को डिवाइड करे। अगर वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है तो उसे इन्फेक्शन हम नहीं कहते हैं, मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो पोल्ट्री जो होती है, जो बर्ड होती है रिस्क में, तो होता क्या है कि बर्ड के ऊपर इन्फेक्शन का प्रेशर होता है। अगर उसे एडुकेट प्रोटेक्शन नहीं है इन दी फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी, मान लीजिए उसकी इम्यूनिटी डाउन है, ये पैथोजन का जो कंसंट्रेशन है वो हद से ज़्यादा है फार्म के अंदर, तो मुर्गी उसमें बीमार होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे एस्परजिलस के स्पोर्स हैं, वो बर्ड को अटैक करते हैं। एस्परजिलस एक वो होती है, एस्परजिलोसिस होती है, जिसे ब्रूडिंग निमोनिया भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो तब तक बर्ड को अटैक नहीं करते हैं जब तक बर्ड इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो या किसी स्ट्रेस में ना हो, तब तक वो बीमारी नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए आईबी का वायरस है, वो एरोसोल रूट से ट्रांसमिट होता है, या आईबीडी है या इकोलाई है, वो ओरल रूट से जाते हैं, मतलब मुंह से जाते हैं अंदर। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनका एक पर्टिकुलर रूट होता है, तो इनकी कंसंट्रेशन कितनी है इस बात पे डिपेंड करता है कि मुर्गी बीमार होगी या नहीं होगी। दूसरा पहलू ये होता है कि मुर्गी की इम्यूनिटी कितनी है। हो सकता है कि 100 इकोलाई हैं पानी के अंदर, वो एक फ्लॉक को तो बीमार कर रहे हैं, मतलब आपके 2 फ्लॉक हैं, 7-7 फार्म्स हैं, तो एक फ्लॉक को बीमार कर रहे हैं, एक को बीमार नहीं कर रहे हैं। तो जो फ्लॉक बीमार हो रहा है उसी पानी से, इसका मतलब उसमें इम्यूनिटी डाउन है। तो हो सकता है वो छोटी उम्र का मतलब फ्लॉक हो, एक 15 दिन का फ्लॉक है और एक आपका 35 दिन का फ्लॉक है, तो 35 दिन वाले के अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, उसका एक्सपोजर ज़्यादा हुआ है। तो ये वाले जो रीज़न होते हैं, एक तो बर्ड का इम्यूनिटी और दूसरा इन्फेक्शन प्रेशर, ये बायोसिक्योरिटी में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब बात आती है इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी को हम बायोसिक्योरिटी के अंदर काउंट नहीं करते हैं, लेकिन इम्यूनिटी अपने आप में क्या है? इम्यून सिस्टम और प्रोडक्शन, ये 2 ट्रेट्स होते हैं। मतलब बीमारी से लड़ने के लिए बर्ड को इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है। इम्यूनिटी का मतलब है कि जो एनर्जी, जो प्रोटीन बर्ड इनटेक करती है वो इम्यूनिटी के मेंटेनेंस में जाता है। मान लीजिए आप जैसे हमारी गवर्नमेंट है, अगर हमारे यहाँ क्राइम इंडिया में या कहीं भी किसी भी देश में क्राइम होना बंद हो जाए, कोई भी क्राइम ना हो, कोई एक दूसरे को परेशान ना करे, कोई किसी का हक ना मारे, कुछ भी ना हो, सब पीसफुल हो जाए एकदम, तो पुलिस की कोई ज़रूरत रहेगी? नहीं रहेगी। तो जो तनख्वाह या जो सैलरी, जो खर्चे पुलिस के होते हैं, गवर्नमेंट के, वो खर्चे बच जाएंगे, तो वो लोगों के वेलफेयर में लगेंगे, लोगों को और मतलब इम्प्रूवमेंट करने में उन खर्चों को लगाया जाएगा। तो इसी तरीके से प्रोडक्शन और इम्यूनिटी का है। अगर आप बर्ड को अच्छे इन्वायरमेंट में रखेंगे तो इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इम्यून सिस्टम भी एनर्जी और प्रोटीन को इनटेक करता है, उसे भी, इम्यून सिस्टम को भी बनाए रखने के लिए एनर्जी और प्रोटीन लगती है। तो इन्फेक्शन प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही इम्यूनिटी को मतलब स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मतलब जो जो रिसोर्सेज होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो इम्यूनिटी की तरफ डाइवर्ट होंगे, तो आपके एफसीआर पर फ़र्क पड़ेगा, मतलब वो प्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएगा। तो हमें ये देखना होता है कि हमें इम्यूनिटी को किस लेवल तक स्टिमुलेट करना है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट रहता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व रहती है, हम फीडिंग करा रहे हैं उसकी। तो अगर आप डिज़ीज़ का प्रेशर, इन्फेक्शन का प्रेशर, पैथोजेंस का प्रेशर अगर कम करते हैं फार्म्स में, अपनी साफ़ सफाई करके या पैथोजेंस को ना आने देकर, तो आप बेसिकली अपने बर्ड को इन्फेक्शन प्रेशर से बचा रहे हैं। तो अननेसेसरीली हमें उसकी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं वो बिना कुछ सोचे समझे इम्यूनिटी बूस्टर और ये सब चलाते रहते हैं कि बर्ड की इम्यूनिटी बनी रहे, जबकि
कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। मान लीजिए अक्टूबर का महीना है या मार्च का महीना है, टेम्परेचर बहुत प्लीजेंट रहता है और हवा भी मतलब कंपैरेटिवली प्योर होती है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है। तो उस टाइम हमें ज़रूरत नहीं होती है इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा, तो बर्ड वैसे भी ग्रो करता है। तो ये सब जानना ज़रूरी है। तो ये आ जाता है सब डिजीज़ डायनेमिक्स में। तो हमें रोकना होता है और अननेसेसरली अपने फीड को और इन सब चीज़ों को डाइवर्ट नहीं करना होता है। अच्छा, ये जो पैथोजेंस होते हैं, जो बीमारियां करते हैं, इनका क्या एक मतलब स्टैंड होता है? अगर हम देखें तो ये कहीं तो रहते हैं। मतलब जब मुर्गी में ये बीमारी करने के लिए आएंगे तो ये कहाँ से आते हैं? तो जहाँ पर ये पर्टिकुलर पैथोजन रहता है, रिसाइड करता है, उस जगह को हम उसका रिजर्वॉयर कहते हैं। मान लीजिए माइकोप्लाज्मा है जिससे सीआरडी होती है। तो माइकोप्लाज्मा मुर्गी के बाहर, चिकन के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता तक वो सर्वाइव करता है। तो अगर 1 हफ्ता तक सर्वाइव कर रहा है, आपके यहाँ सीआरडी आई, माइकोप्लाज्मा था उसमें, आपने 2 हफ्ते के लिए अपना फार्म खाली छोड़ दिया, तो इसका मतलब 1 हफ्ते में माइकोप्लाज्मा वहाँ से साफ़ हो गया। अब अगर नया बैच आता है, दोबारा उसमें सीआरडी आती है, तो इसका मतलब है फार्म से वो सीआरडी आपके मुर्गे के या चूज़े के अंदर नहीं गई है। तो वो कहाँ से आई है? तो बेसिकली माइकोप्लाज्मा के जो रिजर्वायर होते हैं ये ब्रीडर्स होते हैं। तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वर्टिकली ट्रैवल करते हैं। अब मान लीजिए गम्बोरो है, तो गम्बोरो का जो सर्वाइवल है वो फार्म में पड़ा रहता है। अगर आपने ठीक से लिटर की सफाई नहीं की है, उसकी दीवारों को, छत को या जाले वगैरह, उसमें वो वायरस चिपक जाता है। तो जब आप नया फार्म डालेंगे, मतलब नया फ्लॉक डालते हैं, तब वो वहाँ पर फल्मिनेट कर जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि वो मंथ मतलब लगभग साल भर तक भी सर्वाइव कर जाता है कुछ कंडीशंस में, लेकिन 4 महीने ये माना जाता है कि गम्बोरो का वायरस 4 महीने तक इंटैक्ट पड़ा रहता है और उसके अंदर बीमारी करने का पोटेंशियल रहता है। तो इसका मतलब उसका जो सोर्स हो गया, रिजर्वायर हो गया, वो फार्म हो गया। ऐसे ही कुछ बीमारियां हैं, जैसे रानीखेत है, उसका वायरस कुछ हफ्तों तक इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो कुछ हफ्तों तक ये ज़िंदा रहता है। गम्बोरो का वायरस महीनों तक ज़िंदा रहता है। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का वायरस भी महीनों तक ज़िंदा रहता है, फार्म में पड़ा रहता है, वो इन्फेक्शन करने की उसकी कैपेबिलिटी रहती है। इसी तरीके से एवियन इन्फ्लुएंजा है, इन्फेक्शियस लेरिंगोट्रेकाइटिस है, या ये लिम्फोइड ल्यूकोसिस है जो लेयर में होता है, जिसे लोग मैरिक्स भी समझते हैं कभी कभी। उसका वायरस कुछ घंटे ही सर्वाइव कर पाता है बर्ड से बाहर। तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ से आ रहा है। तो ये वर्टिकली ट्रैवल करता है, मतलब पेरेंट से उसके चूज़ों में आता है। फाउल पॉक्स का वायरस सालों तक पड़ा रहता है फार्म के अंदर और उसे कुछ नहीं होता है, और जैसे ही मतलब चेंज होता है, कुछ माहौल चेंज होता है या मौसम बदल रहा है, तो उस टाइम वो एक्टिवेट हो जाता है। पुलोरम डिजीज़ है, साल्मोनेला है, वो काफ़ी टाइम तक फार्म्स में पड़ा रहता है, महीनों तक। तो अगर हम ये देखें कि ये फार्म्स के अंदर ये वाले पैथोजेंस पड़े रहते हैं, तो वो कितना हार्मफुल हो सकते हैं हमारे मतलब पोल्ट्री के लिए, और हमें पता भी नहीं है कि ये हमारे फार्म में है, हमने ठीक से सफाई नहीं की है। एवियन ट्यूबरकुलोसिस है, सालों तक पड़ा रहता है। कॉक्सीडियोसिस है, ये भी महीनों तक इसके स्पोर्स को कुछ नहीं होता है। तो इन्हें साफ़ करना, इन्हें मतलब अपनी पोल्ट्री तक आने से रोकना, यही बायोसिक्योरिटी कहलाती है प्रैक्टिकली। अब इसे टेक्निकली आप कोई भी मतलब नाम दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉमन सेंस यही कहती है कि इन्हें हमें किसी तरीके से रोकना है। तो अगर हम मान लीजिए फार्म की सफाई अच्छे से करते हैं, हमारा फार्म कच्चा नहीं है, पक्का बना हुआ है, फर्श का है, तो उसे साफ़ करना और आसान हो जाता है। हमारे पास थर्मल फॉगिंग की मशीन है, हम फॉगिंग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से, KMNO4 से, या पैरासिटिक एसिड से, या X185 एक अच्छा प्रोडक्ट आता है वेंकीज़ का, या और भी की बहुत सी चीज़ें होती हैं, उससे हमने थर्मल फॉगिंग की। तो जितने भी फार्म के अंदर मतलब बैक्टीरिया वगैरह थे, उनका लोड, इन्फेक्शन का लोड कम हो गया। बिल्कुल उससे स्टेरलाइज नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आपने बस फॉगिंग कर दी या स्प्रे कर दिया ये सब हो गया तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। लोड कम हो जाता है। तो थ्रीशोल्ड जो है वो कम, हमें हमारा मतलब उसका थ्रीशोल्ड कम करना इन्फेक्शन का, ये सबसे पहला टास्क हमारा रहता है। तो रिजर्वायर्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई तालाब है,
उसमें बगुले रहते हैं, बत्तखें हैं या वाइल्ड बर्ड्स हैं, तो वो बहुत ही अच्छा कैरियर होते हैं बर्ड फ्लू के लिए। तो ये कहा जाता है कि जो फार्म्स ऐसी जगहों के पास होते हैं ना जहाँ पर वाटर रिजर्वॉयर्स या वाटर बॉडीज़ होती हैं, उनके अंदर बर्ड फ्लू सबसे पहले आता है। और जब उनके अंदर आता है तो वहाँ से फिर कोई किसी मतलब जो वहाँ पे हैंडलर्स होते हैं, हैंडल करते हैं बर्ड को, या वो बर्ड फिर किसी मार्केट में जाता है, फिर उसे कोई छूता है, तो फिर इस तरीके से ये बर्ड फ्लू फैलता है। तो कहने का मकसद है कि हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जो आपके यहाँ नुकसान का कारण बन रहे होंगे। मान लीजिए हर एक बार आपके यहाँ आवाज़ की समस्या आ जाती है, साउंड प्रॉब्लम आ जाती है, तो हो सकता है कि गंबोरों की वैक्सीन जो आप कर रहे हैं वो कंटेमिनेटेड हो, या गंबोरों की वैक्सीन से निकलने वाला वायरस है वो शेड हो रहा है आपके फार्म में, क्योंकि वो लाइव वायरस वैक्सीन होती है और वो इवॉल्व कर रहा है वहीं पे, और फिर जो भी बैच आप डालते हैं उसे मौका मिल जाता है हर एक बैच को इन्फेक्ट करने का। तो वो इम्यून सिस्टम को डाउन करता है। या आईबी का वायरस है, मान लीजिए वो पड़ा हुआ है आपके उसमें, ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेटेड रहता है इकोलाई से। अच्छा, लोगों को लगता है कि एक बार उन्होंने पानी को चेक करा लिया तो फिर वो हो गया बस, अगर इकोलाई नहीं मिली है तो मतलब हमारा पानी ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाटर जो होते हैं ना, ये जो ग्राउंड वाटर होते हैं, इन्हें एक्वीफर्स कहा जाता है, और ये रेगुलरली रिचार्ज होते रहते हैं। मतलब पानी जाता है इनके अंदर, रिसता है जब बारिशें होती हैं, उसके बाद ये मतलब वो बढ़ने लगता है। जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं ना, तो इकोलाई की कंसंट्रेशन लगभग 3-4 गुना हो जाती है पानी के अंदर, क्योंकि पानी उसमें कम होने लगा है, कम होने लगता है तो वो कंसंट्रेट हो जाती है, तो उस दौरान इकोलाई के इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम प्रॉपरली इकोलाई को मैनेज नहीं करेंगे वाटर सैनिटाइज़र्स के थ्रू, या मतलब बोरिंग ऐसी कराएं कि उस जगह तक हम उसका होल कराएं कि जहाँ पर कंटेमिनेशन कम से कम हो, या वाटर जो पाइपलाइंस हैं उन्हें साफ़ करें, बायोफिल्म ना बनने दें, तो इकोलाई को हम वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो मेजर सोर्स जो होता है इकोलाई का वो होता है पानी। तो इस तरीके से जो सोर्सेज हैं, जो रिजर्वॉयर्स हैं, उनका हमें ख्याल रखना होता है। सबसे पहली बात मैंने बताई आपको, इन्फेक्शन प्रेशर कम करना है। दूसरा होता है इम्यूनिटी का। जब इन्फेक्शन प्रेशर कम होगा तो हम इम्यूनिटी को मैनेज कर पाएंगे और अननेसेसरली न्यूट्रिएंट्स को उसकी तरफ डाइवर्ट नहीं करेंगे। तीसरा होता है रिजर्वॉयर का मैनेजमेंट। जो रिजर्वॉयर्स होते हैं उन्हें हम मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम इन्फेक्शन की चेन को तोड़ते हैं, चेन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा इसमें जो अहम पहलू आता है, तो ये तो एक बुनियादी बात हो गई कि हमें मुर्गी तक आने ही नहीं देना है उसे, इन्फेक्शन को। दूसरा क्या होता है कि इसे रोकें कैसे, तो हम एक एक्सेस जोन बनाते हैं। मतलब हम ये डिसाइड करते हैं कि ये कंटेमिनेटेड है, मतलब यहाँ पर बीमारी प्रेजेंट है और यहाँ पर बीमारी प्रेजेंट नहीं है, तो ये देखना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि जो पोल्ट्री प्रोडक्शन जहाँ पर होता है ना, उस जगह को हम डेडिकेट कर देते हैं। जैसे फार्म रिप्रेजेंट द एरिया टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कंटेमिनेशन बाय पैथोजन। एक फार्म के चारों तरफ आप एक मान लीजिए चूने से एक रेखा बना दें उसके 4-4 फीट तक, तो उसके अंदर आपको ये करना है कि इसके अंदर कोई नहीं जाएगा। जो फार्म में बर्ड्स की हैंडलिंग कर रहा होगा सिर्फ वही बंदा अंदर जाएगा और कोई नहीं जा सकता है, मालिक भी ना जाए। और ख़ासकर ये उन फार्म्स में ज़रूरी होता है कि जहाँ पर आसपास कई सारे फार्म्स बने रहते हैं। आपके पास ज़मीन की कमी है, आपने 10-10 फीट पर 4 फार्म बना दिए और चारों के अंदर अलग अलग एज के बर्ड्स पड़े हैं, ये सबसे ख़तरनाक मतलब काम होता है। ऐसे फार्म्स में बीमारियां कभी नहीं जाती हैं। वहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि जो पर्सन या जो भी लेबर आपका हैंडल कर रहा है एक फार्म को, वो दूसरे में ना जाए। आप अगर क्योंकि ये जो रिस्क होते हैं ना, ये ऐसे नहीं होते हैं कि एकदम वो गया और वहाँ पर मतलब एक फार्म से दूसरे फार्म में गया और उसने वहाँ पर जाकर वहाँ मॉर्टलिटी शुरू हो गई है। धीरे धीरे इन्फेक्शन पनपता है, लेकिन जब वो पनपता है, बढ़ता है, तो वो काफ़ी नुकसान कर चुका होता है तब, जब तक हमें बात समझ में आती है। अच्छा, पैसा इतना इन्वेस्ट हो चुका होता है कि उसके अलावा फार्मर कुछ कर नहीं सकता है। तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी रहती हैं उस टाइम में कि वहाँ पर एक दूसरे में क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। हवा से फैलने, अब अगर हम हवा से फैलने की बात करें
तो वायरस कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि मान लीजिए 5-5 किलोमीटर तक ट्रैवल कर जाता है। रानीखेत का वायरस है या फिर बर्ड फ्लू का वायरस है, वो 5-5 किलोमीटर तक हवा में तैर जाता है। तो आप कहाँ तक मतलब वो करेंगे। लेकिन ये है कि क्रॉस वेंटिलेशन जैसे से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आते हैं। ज़्यादा आता है कि जैसे एक फार्म में 3 दिन का बर्ड है और एक फार्म में मान लीजिए 15 दिन का बर्ड है, तो बेटर ये है कि पहले आप 3 दिन वाले को अटेंड करें, जब उसका काम हो जाए तो फिर दूसरे में जाएं, उससे बड़े वाले में, फिर उससे बड़े वाले में जाएं, फिर लास्ट में सबसे बड़े वाले में जाएं। तो जो छोटा चूज़ा होगा उसे सबसे पहले अटेंड किया जाएगा दिन में। अगर आपको दोबारा उसमें जाना है तो आप कपड़े वपड़े चेंज करें दोबारा, और हो सके तो आप नहा लें या ग्लव्स वगैरह या वो सब चेंज करें और फिर उस फार्म में दोबारा जाएं, छोटे चूज़े वाले में। तो ये कुछ मतलब ये सेकंड प्रिंसिपल होता है। इसमें हम एक्सेस जोन को मतलब बनाते हैं कि कंटेमिनेटेड और अनकंटेमिनेटेड जहाँ पर बीमारी प्रेजेंट है, और हम फार्म के बाहर की हर जगह को ये मानते हैं कि इसमें बीमारी है। फार्म के अंदर फीड नहीं रखना चाहिए एक तो, लेकिन लेबर की शॉर्टेज की वजह से रखा भी जाता है ना। तो ये सब चीज़ें रिस्क का कारण बनती हैं। तो जहाँ पर बर्ड्स प्रेजेंट रहती हैं मतलब डिजीज़ फ्री कंडीशन में, उसे अनकंटेमिनेटेड माना जाता है कि यहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, ये माना जाता है सिर्फ। और जो उससे बाहर का एरिया होता है जो हम मार्क कर देते हैं, उसके बाहर को उसे पोटेंशियली कंटेमिनेटेड कंसीडर किया जाता है। आपको उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये मानना ही है। तो जब आप इस चीज़ को मान लेंगे तो आप खुद ही उसमें एहतियात करेंगे। इसके बाद थर्ड प्रिंसिपल आता है रीजनल पर्सपेक्टिव का। अब जैसे एनिमल की जो परफॉर्मेंस होती है वो या बर्ड की परफॉर्मेंस होती है वो घटती चली जाती है जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती है फार्म के अंदर। जैसे पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने फार्म्स हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि डिज़ीज़ की जो डेंसिटी होगी या डिज़ीज़ का जो आउटब्रेक का वो होगा वो कितना होगा। कोई भी एनिमल एक्टिविटी जो भी वहाँ पर हो रही है, मान लीजिए वहाँ पर कुत्ते हैं पाले हुए हैं आपने, ये चूहों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, तो चूहे साल्मोनेला का, लेप्टोस्पायरा का, स्पायरोकिटोसिस का, इनका सबका वाहक होते हैं, वो लेके मतलब वो करते हैं। ये कुत्ते होते हैं, कुत्ते में भी इकोलाई या ये सब बीमारियाँ बहुत आम होती हैं जो कि बर्ड्स में आ जाती हैं। तो या और आपने बर्ड्स देसी मुर्गियाँ पाली हैं, कबूतर पाले हैं, तो ये सब क्या करते हैं ना कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो एक रीजनल पर्सपेक्टिव भी देखना होता है कि आपका फार्म जिस एरिया में है वहाँ पर और कितने फार्म्स हैं, उनसे आपका संबंध कैसा है, मतलब वहाँ से कितने लोग आते जाते हैं आपके फार्म में। आप आपस में फार्म में अननेसेसरली एक दूसरे के फार्म में ना जाया करें, आपके लिए भी नुकसानदेह, उसके लिए भी नुकसानदेह। अभी पिछले साल जब बर्ड फ्लू का फैला था तो मतलब मुझे एक मित्र बता रहे थे जो कि ब्रीडर हैं हरियाणा में, कि उनके मित्र के यहाँ मतलब बर्ड बहुत मर रहे थे, ब्रीडर थे, बर्ड फ्लू का अटैक था। वो दूसरे वाले जो थे जिनके यहाँ बर्ड बहुत बढ़िया मतलब उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उनके यहाँ गए देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और मेरे यहाँ तो सब कुछ ठीक है। तो वो जब अगले दिन मतलब फिर वो अपने फार्म में आ गए देख दाख के, तो उनके यहाँ भी 2-3 दिन में मॉर्टलिटी शुरू हो गई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अननेसेसरली आपने वो कहावत है ना कि फटे में टांग अड़ाना, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे बीमारियाँ बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती हैं और ये चीज़ें दिखती नहीं हैं, मतलब जब हो जाता है तभी पता चलता है। तो चौथा प्रिंसिपल होता है कॉम्प्लायंस का। डिग्री ऑफ कॉम्प्लायंस टू गिवन बायोसिक्योरिटी मेजर इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स। जैसे कॉम्प्लायंस का क्या मतलब होता है ना कि एक आदमी है वो फीड डालता है मान लीजिए आपके यहाँ बर्ड्स को, तो उसे ये लगने लगता है थोड़े टाइम तो जो आप उसे इंस्ट्रक्शंस देंगे वो फॉलो करेगा कि चूने में पैर को भी लगाएगा, KMNO4 से हाथ भी धोएगा, सैनिटाइज़र भी यूज़ करेगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसे लगने लगता है अरे ये सब तो होता रहता है, मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ। और तो वो वाली जो एक फीलिंग आती है ना उसे कहते हैं कॉम्प्लायंस। वो अगर आने लगी है, मतलब आने लगे आपके अंदर या आपके लेबर के अंदर, तब वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो वहाँ से क्या होने लगता है, जैसे हम फ़ोन करते हैं आजकल किसी को, तो अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ आती है कि आप बिल्कुल भी
मतलब केयरलेस ना हो, सावधानी बरतें, मतलब दूर रहें एक दूसरे से, मास्क लगाएं। और ये तो आजकल आप सड़कों पे देखेंगे, कोविड क्योंकि पुराना हो गया है, अब हर वक्त कोविड कोविड होता रहता है, तो लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है। तो उस चीज़ को कहते हैं कॉम्प्लायंस। उन्हें ये लगने लगता है कि नहीं यार, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, या मेरी मेरी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो सकती है। उस जो वो एक पर्टिकुलर फीलिंग आती है, वो जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी नुकसानदेह होता है, उसे कहते हैं हम कॉम्प्लायंस। तो ये जो सारे बायो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं, इनमें से ये जो चौथा है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा अगर हाथ धो के जा रहे हैं तो आपको हाथ धो के ही जाना है। आप बाहर सैनिटाइज़र रखिए, अंदर उसे होल्ड करने से पहले बर्ड को अगर वेइंग करनी है आपको किसी तराजू में या किसी बकेट में, तो वो धुली हुई होनी चाहिए, या हर एक फार्म की अलग होनी चाहिए। और एक ही है तो दूसरे फार्म्स में आने के बाद या विज़िट करने के बाद। तो ये सब बातें हैं। तो मैकेनिकल वेक्टर्स भी होते हैं। मैकेनिकल वेक्टर्स का ये मतलब है कि जो ट्रक है या फीड देने वाली गाड़ी है, चूज़े की गाड़ी है, वो फार्म टू फार्म जाती रहती है, या वो लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फीड या मेडिसिन को, वो भी मतलब एक तरीके से डिज़ीज़ को एक से दूसरी जगह लेके आते हैं। या फिर मान लीजिए आपने बर्ड्स को ऐसे ही डिस्पोज़ कर दिया है अपने फार्म के आसपास, तो कोई कुत्ता या बिल्ली या कोई और जंगली जानवर है, नेवले हैं, वो यहाँ से खाते हैं, फिर किसी और फार्म में चले जाते हैं, क्योंकि लोग ऐसे ही डिस्पोज़ करते रहते हैं, लीटर के ऊपर डाल देते हैं। तो वो एक से दूसरी जगह पे बीमारियों को लेके जाते हैं। जैसे एक फार्म से दूसरे फार्म में आप इक्विपमेंट्स ले गए हैं, तो वहाँ पर आ जाती है। मुझे याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन में था, बीवीएससी कर रहा था, तो उन दिनों हमने पोल्ट्री प्रोडक्शन की, हमारा एक सिलेबस होता था, एक क्लास वो होता था जिसमें हमें प्रैक्टिकल पोल्ट्री पालनी पड़ती थी। तो हम लोगों ने पैसे बचाने के लिए पुराने जो बर्तन थे वो यूज़ कर लिए, मतलब उन्हें ठीक से धोया भी नहीं, मतलब धोया था ऐसे, ठीक से नहीं धोया। तो हमारे यहाँ उसकी वजह से कॉक्सीडियोसिस की प्रॉब्लम आ गई और रेस्पिरेटरी डिजीज़ की प्रॉब्लम आ गई। तो जब हमने अपने प्रोफेसर से बात की तो उन्होंने कहा कि तुमने ये सब कैसे किया था, कहाँ से लाए थे। तुमने कहा कि बर्तन तो हमने ऐसे लिए थे। तो वो तो मेरा मतलब फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अब भी जहाँ जाता हूँ ये प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी से हिस्ट्री जब लेता हूँ तो ये चीज़ें कॉमन मिल जाती हैं। तो पानी की हाइजीन, बर्तन का इधर से उधर ना जाना, मतलब मूवमेंट एक फार्म से दूसरे फार्म में कम होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जब आप अपने उसे फ्लॉक को निकाल दें, उसके बाद जो फार्म है उसे कम से कम 10 दिन के लिए, 10 से 14 दिन के लिए खाली छोड़ दें। और उसे साफ़ करने का एक तरीका होता है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करें। और ये प्रोटोकॉल ऐसे जनरलाइज नहीं बताया जा सकता, ये फार्म टू फार्म डिजीज़ लोड की और उन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फार्म का जो रूफ है वो छप्पर का बना हुआ है या कैसा है। मान लीजिए आप का कच्चा फार्म है, आप फ्लेम गन से करने लगें, उसमें आग लग जाए, है ना। तो ये सब नहीं है, हम एक प्रोटोकॉल इसमें नहीं बता सकते। तो फार्म टू फार्म वेरी करती है, लेकिन एक जनरल प्रोटोकॉल ये है कि पहले आप फार्म को खाली कर दें, उसके अंदर से लीटर निकाल के लीटर निकाल लें। और कोशिश ये करें कि जो लीटर आप निकाल रहे हैं वो आसपास कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में ना फेंकें, क्योंकि वो खूब सारी उसमें इकोलाई रहती है। जैसे ही मान लीजिए आपने लीटर निकाल के डिस्पोज़ किया, उस पर बारिश पड़ गई, वो पानी उसका लीच होके नीचे चला जाता है, ग्राउंड वाटर को वो लीटर ही कंटेमिनेट कर देता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आजकल गाय का गोबर और वो सब बहुत चलता है, मतलब खाद के लिए, और अच्छी खाद भी होती है। लेकिन गाय का गोबर, या गाय पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, या भैंस, या जो भी दूध देने वाले रूमिनेंट्स हैं, वो इकोलाई का एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है। इकोलाई जितनी भी आती है वो लगभग दूध देने वाले जानवरों से ही आती है। तो उसका खाद को यूज़ करते हैं मान लीजिए खेतों में, और वही खेतों के आसपास आपका फार्म भी है, तो वो ग्राउंड वाटर नेचुरली उससे कंटेमिनेट होता है। सिर्फ इकोलाई ही डिस्टर्ब नहीं करती है, अगर आयरन कंटेंट ज़्यादा है, नाइट्रेट कंटेंट ज़्यादा है, तो इकोलाई आयरन और नाइट्रेट को बिल्कुल इकोलाई के लिए ऐसे रहते हैं जैसे अमृत हैं। तो उसमें इकोलाई बहुत पनपता है। मान लीजिए पानी में अगर नहीं भी है, तो जो आपके इंटेस्टाइन में इकोलाई होगी या लीटर वगैरह में होगी, वही उसमें
पनपने लगेगी। तो पानी का भी वो बहुत ज़रूरी है। जो एक दो मोर्टलिटी होती रहती है ना, 3 मर गए, 5 मर गए, फिर कोई नहीं मरा, फिर 2 मर गए, इसमें पानी के ऊपर डाउट जाता है सबसे पहले। और पानी का भी मतलब कई सारे केमिकल एनालिसिस है, उसका बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट है, हर एक का मतलब समाधान है, लेकिन समस्या पता होनी चाहिए पहले। फीड का सैनिटेशन भी होता है। और फिर मतलब जब आप फीड का लीटर को निकाल देते हैं, उसके बाद आप जितने भी क्रैक्स वगैरह होते हैं या जो भी छेद हैं फार्म में या कुछ भी है, उसे भरा जाता है। फिर पुताई की जाती है, जालों को हटाया जाता है, फिर थर्मल फॉगिंग की जाती है X185 से, या और किसी चीज़ से आप कर सकते हैं। उसके बाद स्प्रे करें। तो फार्म को धो दें डिटर्जेंट से, अगर मतलब पक्का फार्म बना हुआ है आपका, तो ऐसे फार्म्स में फिर कम आती है बीमारी। फिर लास्ट में आप उसे, जो उसका फ़र्श होता है, उसे फ्लेम गन से साफ़ करें। फिर पैक कर दें फार्म को, उसके अंदर जो भी है, फिर नया लीटर बिछाएं और चूज़ों की तैयारी करें आने की। सर्दियां हैं तो ओपन ब्रूडिंग कभी ना करें, हमेशा से उसके घेरे बनाएं और उसी के अंदर उसकी ब्रूडिंग को अंजाम दें। तो ये कुछ बातें हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे, और 2 फ्लॉक्स के बीच में टाइम कम से कम 10 से 14 दिन का आपको देना पड़ेगा। और ऑल इन ऑल आउट सबसे बढ़िया होता है कि एक साथ ही आप सब मतलब अपना फ्लॉक डालें और एक साथ ही निकालें एक प्रीमाइसिस में। एक से ज़्यादा फार्म एक प्रीमाइसिस में मतलब मुसीबत ही करते हैं, अगर आप कैजुअल हो जाते हैं तो प्रॉब्लम ही आती है उसमें। मैन्योर लिटर का मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पेस्ट कंट्रोल है, कि जैसे चूहे हैं, नेवले हैं, इन चीज़ों का। वाइल्ड बर्ड्स का कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। पेट्स या बिल्ली कुत्ते वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनमें फ्लीज़ आ जाते हैं, साल्मोनेला को कैरी करते हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है विजिटर्स लॉग बुक। जब भी जो भी आपके फार्म में आए, आप एक कॉपी बना लें, एक रजिस्टर बनाएं, उसमें लिखें कौन कब आया था, कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है तो कौन सी तारीख से शुरू हुई है, उस दिन क्या चेंज किया था। जब आप एक वो बना लेंगे ना, याद नहीं रहती हैं छोटी छोटी चीज़ें, तो अगर आप नोट करेंगे तो आपको हो सकता है तीसरे चौथे फ्लॉग के बाद आपको खुद ही चीज़ें समझ में आने लगें उसे देख के। तो कंक्लूजन यही है कि बायोसिक्योरिटी में हमें अपने कॉमन सेंस से ये देखना है कि डिज़ीज़ मतलब जो सब्जेक्ट है हमारा पोल्ट्री बर्ड है, और डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके बीच में सेपरेशन बना के रखना है। और उसे हमें टूटने मतलब उसे ब्रीच नहीं होने देना है, तो जो पैथोजेंस हैं वो हमारे पोल्ट्री तक ना पहुँचें। तो ये आज की वीडियो में हमने देखा सीखा, और फिर कोई और टॉपिक लेके हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।